हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। मैं आपको जो एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का मैथ का डिस्कशन करा रहा हूँ उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। ठीक, हम इसमें जो प्रीवियस ईयर 2019 में एसएससी जीडी में मैथ पूछा था वो सवाल और उस सवाल के करने का अच्छा अप्रोच क्या हो सकता है, ठीक, और उसके साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट, यानी आगे अगर उस पैटर्न पर कोई और सवाल आए तो आप 100% कर पाइएगा। ठीक, तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन आपको बोर्ड पे शो कर रहा होगा। क्वेश्चन है कि मोहित 10 मीटर पर सेकंड की गति से ऑफिस जाता है तथा x किलोमीटर पर घंटा की गति से वापस आता है। अगर मोहित का औसत गति पूरी यात्रा में 12 मीटर पर सेकंड है तो x का मान क्या है। यानी देखिए मोहित जो है ना घर से ऑफिस जा रहा है, मोहित घर से ऑफिस जा रहा है, घर से ऑफिस 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से, ठीक, और वापस आ रहा है वापस x किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से। ध्यान देखिए ये अब दिया है x किलोमीटर पर घंटा में, और ओवरऑल यानी औसत जो चाल है ना, औसत चाल इसका दिया है कितना, तो औसत चाल आपको दिया है 12 मीटर पर सेकंड। औसत चाल क्या दिया है 12 मीटर पर सेकंड। तो पूछा x का मान बताइए। तो आप एक बात बताइए, x का वैल्यू पूछा है ना, ध्यान ये देना है कि हम जो पहले आंसर निकालेंगे ना वो आएगा मीटर पर सेकंड में, फिर उसको चेंज करना पड़ेगा किस में, किलोमीटर पर घंटा में। तो हम मान लेते हैं कि वापस आता है किससे, y मीटर पर सेकंड से, क्योंकि जाने का रफ्तार दिया है क्या मीटर पर सेकंड में, तो हम आने का भी मीटर पर सेकंड में ही मान लेते हैं, और औसत चाल भी दिया किस में, मीटर पर सेकंड में ही। तो हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि किसी फिक्स डिस्टेंस को, यानी जब दूरी कांस्टेंट रहे, अगर आप x चाल से जा रहे हैं फिर y चाल से आ रहे हैं, तो जो औसत दूरी होती है ना, औसत चाल, तो औसत चाल पता है क्या होता है, औसत चाल का फॉर्मूला होता है, हम आपको बताए थे 2xy x + y, यानी x क्या है जाने का चाल और y क्या है आने का वापस। कब, जब दूरी फिक्स है, तो दूरी फिक्स ही है, घर से ऑफिस जा रहा है, ऑफिस से घर। तो औसत चाल की जगह दिया है आपको 12 मीटर पर सेकंड, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 12 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड मत लिखिए क्योंकि ओवरऑल आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा कट के। 2xy 2, तो फॉर्मूला में x क्या है जाने का, तो जाने का क्या दिया है चाल 10 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ लिख देंगे 10 मीटर पर सेकंड। y क्या है आने का, तो वो तो हम नहीं पता है ना, लेकिन हम क्या माने हैं y मीटर पर सेकंड ही माने हैं, तो इसकी जगह हम y पुट कर दे रहे हैं। ध्यान रहे हम y इसलिए माने हैं ना क्योंकि ये आंसर पूछा किलोमीटर पर घंटा में, हमारा आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में। x + y है तो x क्या है 10, और y की जगह हम क्या माने हैं घर से वापस आने का, y ये माने हैं, तो यहाँ y पुट कर दीजिए। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक, नॉर्मली सॉल्व कीजिए। जैसे देखिए ये 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, इसके नीचे एक कर देंगे तो, और फिर ये 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6 हो गया। अब तीसरा तीसरी गुणा कर लीजिए, 3 में इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10 × 3 = 30, और 3 में y से होगा तो 3y। इसमें 1 है तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5y ही आएगा। ये प्लस में y उधर गया तो माइनस में, यानी 35 - 3y हो गया। तो हम लिख सकते हैं 5y में से 3y गया 2y बराबर क्या आ गया 30, ये कट गया तो y का वैल्यू आ गया 15। अब ये मीटर पर सेकंड में आया है, यही ध्यान देना है आपको, किसमें है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हम मीटर पर सेकंड में माने थे, इसलिए क्योंकि ये दोनों वैल्यू मीटर पर सेकंड में दी थी। ये पूछा है किलोमीटर पर घंटा में, तो आप ये अगर आंसर मार के आ जाए ना तो गलत हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन यही थोड़ा सा अच्छा है। अब आपको हम बताए थे कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए क्या कहते हैं, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे, 18/5 से। तो कुछ नहीं, इसमें आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 आया था ना, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 3 = 15 हुआ, 18 × 3 क्या होता है 54, यानी आ गया 54 किलोमीटर पर घंटा वापस आने का इसका रफ्तार, ठीक, स्पीड। तो आप देख लीजिए किस ऑप्शन में होगा वही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, क्या लिखा है, रेशियो को मर्ज करने का सवाल है, ठीक। आपको हम बताए थे कैसे मर्ज करते हैं। A/B दिया है, B/C दिया है, ABC पूछा है। अब देखिए A/B क्या दिया है, तो A/B दिया आपका 7:8, और B/7 क्या दिया है 7:9। पूछा है A/B/C क्या होगा। तो एक बात बताइए, हम किस तरह आपको बताए थे, दो मेथड बताए थे।
आपको क्या करना है, बी को इक्वल करना है, क्योंकि दोनों में पहले देखना है कि कॉमन क्या है। तो इसमें ए बी है, इसमें बी सी है, तो बी कॉमन है ना, अब यानी बी वाला सेम होना चाहिए। तो यहाँ बी 8 है, यहाँ बी 7 है। हम चाहेंगे कि दोनों जगह सेम हो जाए। दोनों जगह सेम करने के लिए हम क्या लेते हैं, जनरली दोनों का एलसीएम लाने का ट्राई करते हैं कि दोनों का एलसीएम आ जाए। तो देखिए 8 7 56, दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो 56 आएगा। यानी आप यहाँ भी 56 बना दीजिए, यहाँ भी 56 बना दीजिए। कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई करके। तो देखिए जो आपका ये ए रेशियो बी दिया है ना 7:8 और बी रेशियो सी कितना दिया है 7:9, तो हम 56 बनाना है। क्यों, क्योंकि इसका दोनों का एलसीएम आ रहा है 56। इस 56 यहाँ 56 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर यहाँ 56 बनाने के लिए ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 8 56 होता है। तो देखिए अगर आप इसमें 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 56 हो जाएगा। इसको 56 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से। इधर क्या होगा इस बात पर मत जाइए, हमें इसको देखना है। तो ऊपर जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो 7 7 49 हो गया, 8 7 56 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 7 56 हो गया, 8 9 72। देखिए अब दोनों सेम हो गया बी बी। तो अब ए रेशियो बी रेशियो सी किस तरह निकलेगा, तो 49, ए की जगह 49 रख दीजिए, बी की जगह 56 रख दीजिए, सी का काम कौन कर रहा है 72। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया रेशियो। एक और मेथड ये बताए थे कि ए बी दिया है ना, ए बी कितना दिया है बताओ, ए बी दिया है ए रेशियो बी, यही ना निकालना है। ए बी कितना दिया है 7:8, बी सी कितना दिया है 7:9, यही ना दिया है। तो इस तरह आप लिख लीजिए, पहले क्या निकालना है उसको लिख लीजिए, जो दिया है उसको इस तरह लिख लीजिए। हम क्या कहे थे, इधर 8 है ना तो यहाँ 8 रख दो, इधर 7 है तो यहाँ 7 रख दो। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 7 7 49, 8 7 56, 8 9 72 हो गया आंसर। तो इस तरह भी आप बना सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन का आप पैटर्न देख रहे हैं कि सेम है। इतना 2-3 वीडियो तो हम चढ़ाए हैं जिसमें क्या है कि बहुत जो मतलब प्रीवियस सेट में पूछा है ना, नेक्स्ट उससे मिलता जुलता क्वेश्चन क्या पूछा है आपको नेक्स्ट सेट में पूछा है। थर्ड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। रोहित एक संख्या को 2 से भाग देने का बजाय 2 से गुणा करता है। यानी उसको बोला गया कि 2 से भाग देना है, लेकिन वो क्या कर दिया है 2 से गुणा कर दिया है। तो कह रहा है कि तो परिणामी संख्या का सही कितना प्रतिशत है, तो परिणामी संख्या सही का कितना प्रतिशत है, यानी जो आंसर आया है ना गलती, वो सही का कितना प्रतिशत है। देखिए तो रोहित को बोला गया है कि कोई संख्या है, मान लीजिए कुछ नहीं दिया, कोई संख्या है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी डिवाइड करो। कोई संख्या है उसमें क्या बोला गया है कि 2 से भाग देने के लिए बोला गया है, वो मल्टीप्लाई किया है। तो संख्या आप कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए ना, मान लीजिए कि संख्या क्या है, संख्या 100, तो इसको कहा गया कि 2 से डिवाइड करो। तो अगर ये 2 से डिवाइड करता तो आंसर क्या आता 50। यहाँ आप कुछ नहीं दिया तो आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, एक मान के भी बनाइएगा तो आएगा। 100 हम मान लिए, तो अगर ये 2 से डिवाइड करने के लिए करता है तो कितना आता 50, लेकिन ये 100 में कितना से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो आंसर अब क्या आ गया है 200 आ गया है। आंसर कितना आ गया है, आंसर 200 आ गया है। तो समझिए अब पूछा है कि जो परिणामी संख्या है ना सही का कितना प्रतिशत है। परिणामी मतलब जो आ गया है वो सही का कितना प्रतिशत है। तो बताइए सही कितना आता, अगर वो 2 से डिवाइड किया रहता तो आता 50, गलत क्या आ गया है 200। तो पूछा है कि जो गलती आया है 50 का कितना प्रतिशत है, यानी 200 परिणामी यही ना है, सही का कितना प्रतिशत, सही कितना 50। जिससे कंपेरिजन करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, जिसको करना है ऊपर है इंटू 100, अब परसेंट लगा दीजिए। तो यहाँ परसेंट लगा दीजिए, ये कट गया 4 बार में, 4 से इसे मल्टीप्लाई नहीं 400 आंसर होगा। तो सवाल देखिए पूछा कि परिणामी संख्या जो है सही का कितना प्रतिशत है 400। लेकिन सवाल अगर थोड़ा सा और ट्विस्ट किया जा सकता है, पता है क्या, सवाल ऐसे पूछ देता है कि जो परिणामी संख्या आया है सही से कितना परसेंट ज़्यादा है। देखिए वो पूछा कितना परसेंट है तो अब 400, लेकिन सवाल ऐसे पूछा रहता है कि कितना परसेंट ज़्यादा है, तो पता है आंसर क्या हो जाता है, लाना था 50 ला दिया है 200, तो कितना ज़्यादा लाया है 150। किससे कंपेरिजन कीजिए 50 से इंटू 100, तो यहाँ कटेगा 3 बार में, 3 में 100 से मल्टीप्लाई हुआ यानी 300%। तो अगर पूछता ना कि परिणामी संख्या सही से कितना परसेंट ज़्यादा है, तब आंसर आपका होता 300%। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि परिणामी संख्या जो है ना सही का कितना परसेंट है, तब आंसर आ गया 400%। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। लिख लीजिए। लाइट कट जाने की वजह से क्या हो गई थी कि वीडियो दूसरे दिन शूट करना पड़ा। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। लिखा है एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। अगर वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी क्वेश्चन में आपको दिया है ना कि
एक वर्ग और वृत्त का परिमाप क्या है, मतलब समान है। और वृत्त का क्षेत्रफल दिया आपका 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वर्ग का परिमाप बराबर है किसके, वृत्त के परिमाप के, वृत्त के परिमाप के। ये चीज़ दिया है। सेकंड दिया है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे दिया है, 1386। वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया है क्वेश्चन में कि कितना है, वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, तो बताना है आपको फाइनली वर्ग का एरिया। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए क्या करना है, अगर हम पहले किसी तरह रेडियस पता कर ले तो रेडियस पता करके हम करेंगे क्या। देखिए इस टाइप का सवाल आपको कभी भी मिले ना क्षेत्रमिति का, जो चीज़ आपको दिया है ना फॉर्मूला उसी का अप्लाई करना है। यानी अगर हम बात करें आपको दिया क्या है यहाँ, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है ना, तो आप फॉर्मूला जो अप्लाई कीजिएगा ना वृत्त का क्षेत्रफल का ही कीजिएगा पहले, तभी हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो अगर आप वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है तो आपको पता होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। और यहाँ 1386 हम लिख सकते हैं, पाई की जगह 22/7 लिख दीजिए, और आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, यहाँ 1386। और अगर देखिए आर स्क्वायर का वैल्यू चाहिए ना, तो इसको ले जाकर उधर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, उधर डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 1386 डिवाइडेड बाई, ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 22/7, समझने के लिए वैसे लिख दिया। और फिर हम ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 1386। पता है कि अगर डिवाइड में रहे तो ये वाला ऊपर चल जाता है और ये वाला नीचे आ जाता है, यानी ये 7 चला जाएगा ऊपर और 22 आ जाएगा नीचे। आप इसको काट लीजिए 1386 और 22 को, इसको तो आपको पता है किससे कटेगा। अगर हम देखें तो 9 11 से कट जाएगा। 11 दूना क्या होता है आपका 22 होगा, और 11 एकम 11 हो गया, 11 दूना 22, 11 छक 66 हो गया, 6 आ गया। फिर ये 2 से कट जाएगा कितना बार भाई, तो 2 से कटेगा आपको 64 बार, 63 बार। यानी फाइनली आंसर क्या आ गया, आर स्क्वायर बराबर 63 × 7। आप इसको फैक्टर तोड़िएगा तो क्या लिख सकते हैं, 63 को ऐसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर में 3 × 3 × 7, आई 7 के लिए एक 7, देखिए 3 3 9 9 9 7 63 फिर आ गया, और ये 7 का 7। यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो वैसे तो चढ़ता है प्लस माइनस रूट, लेकिन माइनस वाला वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए माइनस वाला नहीं लिख रहे हैं। ठीक, तो इस पर स्क्वायर रूट चढ़ाइएगा तो आएगा 3 × 3 × 7 × 7। आपको पता है कि कैसे सॉल्व होता है, एक का 3 का पेयर लगा, एक 3 बाहर निकलेगा, एक 7 का पेयर लगा, 7 बाहर निकलेगा, यानी आर का मान 7 3 का 21 आ गया। हमें पता चल गया कि रेडियस कितना है इस सवाल का, तो रेडियस आपको पता चल गया कितना है, 21। देखिए लिख लीजिए इस चीज़ को, तो रेडियस हमें पता चल गया भाई 21 आ गया। तो जब रेडियस 21 आ गया तो एक बात बताओ, दोनों का परिमाप इक्वल है। हमें पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें वर्ग की भुजा पता होनी चाहिए, तब ना हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वर्ग की अगर हम फर्स्ट, मेरा टारगेट क्या है, वर्ग की भुजा निकालना। तो देखिए दोनों का परिमाप बराबर दिया है ना, तो हम वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 × साइड, 4 × साइड होता है, यानी 4 4 गुणा भुजा, चाहे 4 भी लिख सकते हैं। और वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई की जगह क्या होता है, 2 पाई आर होता है। वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 21 रख दीजिए। ये इससे कट गया कितना बार में, 3 बार में। तो 4 × साइड बराबर क्या आ गया, 2 × 22 × 3। ये 4 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो साइड बराबर क्या आ गया, 2 × 22 × 3/4। ये इससे कटेगा 2 दूनी 4 और 2 11, यानी टोटल आंसर आ गया 33। क्या आंसर आ गया, 33। आंसर 33 आ गया। ठीक, अब तो आपको पूछा है एरिया, वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपको, साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड चाहे साइड स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर होता है चाहे ए इंटू ए। तो साइड कितना आ गया, 33, 33 का स्क्वायर 33 × 33 कर लीजिए तो आएगा आपका 1089 है, यही ना होता है। ऑप्शन देख लीजिए, हाँ 1089। ठीक, देखिए इसको अगर हम ऑप्शन से करना चाहते हैं ना तो हमें देखना पड़ता कि कौन सा
स्क्वायर है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है आंसर, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ सब परफेक्ट स्क्वायर दिया है, तो ऑप्शन से करना इसको मुश्किल है। ठीक, आपको सवाल समझ में आया होगा, लिख लीजिए इस चीज़ को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, पढ़िए आप क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको। रोहन 275 रुपये की दर से टेबल खरीदा। अगर वह 16 टेबल 5060 रुपया में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए खरीदा है यानी सीपी दिया है कितना भाई, सीपी दिया है एक टेबल का 275 रुपया। ठीक, और एसपी यानी बेचा है, पता है कितना एसपी क्या है, तो एसपी ऐसे लिखा है कि 16 टेबल का जो एसपी है ना कितना है 5020 60 रुपया। 5000 कितना है 60 रुपया। 16 टेबल के एसपी 5060 रुपया है, और एक का हमें सीपी पता है, तो पहले हम एक का एसपी निकाल लेते हैं कि एक कितना में बेचा होगा। तो एक टेबल का एसपी निकालने के लिए एक टेबल का सेलिंग प्राइस, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, तो क्या करेंगे हम 5060 में 16 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये कट जाएगा 16 और 2 6 आएगा 16 एकम 16, ये फ्रैक्शन में आएगा क्या भाई, एक मिनट डायरेक्ट नहीं कट रहा है, रुकिए 16 है ना, 4 से दोनों को काटिए तो 4 चौका नीचे 16 हो जाएगा, ऊपर 4 से काटिएगा तो 4 1 जा 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो गया, 4 छक 24, 4 5 20। ठीक, तो हमें पता चला कि इतना है, ये क्या एक का एसपी। ठीक, अभी बताइए हमें निकालना है क्या भाई, तो हमें इसका निकालना है कि लाभ परसेंट पूछा है ना आपसे क्वेश्चन में कि लाभ क्या होगा। ठीक, लाभ परसेंट पूछा है, तो एक बात बताइए, लाभ परसेंट निकालने के लिए पहले लाभ तो पता होना चाहिए। तो लाभ बराबर नहीं प्रॉफिट बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, जब एसपी ज़्यादा होगा सीपी कम होगा तभी प्रॉफिट हुआ होगा। यानी अगर हम एसपी में से सीपी माइनस कर ले तो लाभ पता चलेगा। एसपी कितना है 1265/4 और सीपी कितना है इसका 275। ठीक, यही ना है 1200, तो समझिए इसको आप फ्रैक्शन मतलब घटा लीजिएगा, तो इसका एलसीएम क्या आ गया है, इसके नीचे 1 है, 4 1 का एलसीएम 4 होगा, और 4 में 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1265 ही आएगा, माइनस इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 4 आएगा, 4 में इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2500 का 300 8 1100 होगा, कितना होगा 1100, और ये घटेगा तो कितना आएगा भाई, तो ये आपका आ गया 165 डिवाइडेड बाई 4, और इसको काट लीजिए तो कितना आएगा एक मिनट, गलती नहीं ना हुआ है कहीं, नहीं ठीक है, इसको फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं। डेसिमल में क्या जरूरी है लिखने का, इसको फ्रैक्शन में ही रहने दीजिए क्योंकि हमें परसेंट बताना है ना। तो इसको अब देखिए लाभ परसेंट बताना है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे पता चलता है बताइए, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, तो प्रॉफिट ऊपर लिखते हैं, क्वेश्चन ले दिए थोड़ा कैलकुलेशन है, प्रॉफिट ऊपर लिखते हैं इंटू 100, नीचे क्या होता है सीपी। तो प्रॉफिट कितना है आपको बताइए, प्रॉफिट है यही 165/4 इंटू 100, और सीपी कितना है, तो सीपी आपको पता है एक का 275 है, 275, इसको आप काटिएगा कैंसिल आउट कीजिएगा तो 25 से ये कटेगा कितना 25 से कम 25, 25 से कम 25, ठीक नहीं 25 से कम 25 हो गया, हाँ 25 से कम 25, और वो 25 से कटेगा तो 25 चौका 100 होता है, ये 4 से 4 कट गया, यानी फाइनली आंसर आया 165/11, और ये आप इसको डिवाइड कीजिएगा 11 से तो 11 एकम 11, 11 5 55, यानी फाइनली आंसर कितना आ गया 15%। यानी अगर आपसे पूछे कि प्रॉफिट कितना हुआ तो 15% आप इसका आंसर मानेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, देखिए आप क्वेश्चन को पढ़िए तब तक हम बोर्ड को साफ करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि
यदि दो संख्या का महत्तम समापवर्तक 8 है तो निम्नलिखित में से कौन सा लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है। देखिए दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक 8 दिया है, सॉरी महत्तम समापवर्तक HCF 8 दिया है, तो पूछा है कि निम्न में से कौन LCM नहीं हो सकता है। ऑप्शन देखिए क्या क्या है। पहले दिया है HCF दो संख्या का, यानी दो कोई संख्या उसका HCF दिया है कितना 8 दे दिया है, और कहा है कि LCM क्या नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो समझिए ऑप्शन क्या क्या दिया आपको, 72 दे दिया है, 24 दे दिया है, और 68 दे दिया और 48 दे दिया है। तो एक बात बताइए LCM होता क्या है और HCF क्या होता है, तो इस बात को समझिए। किसी भी नंबर का आप LCM निकाल रहे हैं और किसी उसी दो नंबर का HCF निकालिए, मतलब दो आपको नंबर दे दिया जाए, वही दो नंबर का आप LCM निकाल लीजिए और वही दो नंबर का क्या निकाल लीजिए HCF निकालिए, उसी दो नंबर का उसी दो नंबर का LCM निकालिए। जो LCM होता है ना HCF से इक्वली डिविजिबल, मतलब पूरा डिविजिबल होता है। देखिए हम समझा रहे हैं, जैसे कोई आपको नंबर दे दे, मान लीजिए कोई नंबर है, आपको कहा जाए ना, समझिए कि 8 6 का LCM बताओ, तो 8 6 का LCM पता है क्या होगा, आप निकालिएगा 24 आएगा, और इसका HCF बताओ तो आप HCF निकालिएगा तो 2 आएगा। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो LCM है ना HCF से पूरा कटता है, यानी अब अगर आप किसी भी सेम नंबर का LCM HCF से डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखिए हमें नहीं पता है कि वो संख्या क्या है, वो संख्या क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन उसका HCF पता है 8, ठीक। तो जो LCM आएगा ना वो 8 से कटेगा, क्यों, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि अभी बताए कि जो LCM होता है ना HCF से कटता है, किसी भी नंबर का आप निकालिए सेम नंबर का, तो उसी दोनों नंबर का ना LCM है। तो ये देखिए कौन नहीं कट रहा है, ये कट रहा है ना, ये हो सकता है, ये कट रहा है, ये होगा नहीं, ये नहीं कहा जा रहा है, हो सकता है 8 से कटने वाला ही होगा, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। बताइए ये का 8 से कट रहा है नहीं ना, तो ऑप्शन यही आपका होगा। यानी पूछा कौन नहीं हो सकता, तो यही नहीं हो सकता। क्यों काट दिए, क्योंकि जो HCF होता है LCM होता है HCF से इक्वली डिविजिबल होता है, यानी डिवाइड कीजिएगा तो कट जाएगा, ये नहीं कट रहा है इसलिए ये आंसर होगा, ठीक। उम्मीद करता है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। हम ऑप्शन से बता दिए, वेरिएबल से अगर बताते ना तो हो सकता है आपको ना समझ में आए, वेरिएबल से बता दें क्या, जो पढ़ाएंगे ना LCM तब बता देंगे वेरिएबल से, ठीक, कि कैसे वो, इसलिए ऑप्शन से इसको हम आपको बता दिए, ठीक। बारिश हो रही है बाहर, तो थोड़ा हो सकता है कि नॉइज आपको जाए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा कि P तथा Q एक साथ एक काम को 105 दिन में करता है, Q तथा R उसी काम को 90 दिन में करता है, P तथा R उसी काम को 126 दिन में करता है, तो P Q R एक साथ मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए कैलकुलेशन बस थोड़ा सा है। दिया है कि P प्लस Q मिलकर कितना दिन में करता है 105 दिन में। देखिए P प्लस Q मिलकर वो काम को कितना दिन में है 105 दिन में, ठीक। और Q प्लस R मिलकर कितना दिन में है, तो Q प्लस R मिलकर कर रहा है भाई 90 दिन में, और P प्लस R मिलकर कितना दिन में कर रहा है, तो 126 दिन में। तो पूछा है कि P प्लस Q प्लस R मिलकर कितना दिन में करेगा, यही सवाल है। तो समझिए आसान सवाल है, हम बताते हैं आपको कि कैसे करना है इसको। पहले हम आपको बताए थे कि ऐसे सवाल में क्या करते हैं, LCM ले लेंगे, इस जो जितना मतलब दिया है ना नंबर, इसका आप LCM ले लीजिए। उस LCM को क्या मान लेते हैं, टोटल वर्क मान लेते हैं। LCM को हम क्या मान लेते हैं, टोटल वर्क। तो पहले आप LCM निकाल लीजिए, किसका किसका, तो आप LCM निकालिए 105, 90 और 126 का, 105, 90 और 126 का आप LCM निकाल लीजिए, ठीक। आप LCM निकालिएगा, किससे कटेगा भाई, 3 से काट दीजिए, तो 3 से ये कटेगा, 3 3 जा 9, ये 35 बार में होगा, और ये 30 बार में, और ये 3 चौका 12, 3 दूना 6, 42 बार में हो गया। अब किससे काटिएगा, 5 से काट दीजिए इसको, 5 7 जब, और ये 42 हो गया। 7 से काट दीजिए एक बार, ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, और ये भी 6 हो गया, और एक बार आप 6 से काट दीजिए, तो ये 1 1 1 हो गया। तो यानी फाइनली आपको क्या मिला, 3 × 7 क्या मिला है, 3 × 5 × 7 × 6, यही ना मिला है। तो समझिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मानते हैं 15 होता है, और 15 छक्के 90, और 9 7 63, यानी LCM आ गया कितना 630। और इस 630 को हम क्या मान लेंगे, TV यानी टोटल वर्क, कुल वर्क मान लिए कि कुल वर्क कितना था, मान लीजिए 630 ग्राम था, तो P प्लस Q मिल के 105 दिन में खा गया, और Q प्लस R और भूखर था 90 दिन में खा गया, P प्लस R थोड़ा कम भूखर था तो 126 दिन में खाया है। तो अगर हम इफिशियंसी निकालना चाहें तो इफिशियंसी कैसे निकलती है इन दो सबका,
630 है ना टोटल वर्क। एफिशिएंसी निकालिए, एफिशिएंसी मतलब होता है क्षमता, इन लोगों की कार्य क्षमता क्या है। तो इसमें ना, इसमें इसे डिवाइड कीजिएगा तो क्या निकलेगी एफिशिएंसी। तो अगर आप डिवाइड कीजिएगा ना 630 में 105 से, तो P प्लस Q का एफिशिएंसी कितना आएगा दोस्त, 6 आएगा। इसमें इसे डिवाइड कीजिएगा तो Q प्लस R का एफिशिएंसी कितना आएगा, 7 आएगा। और P प्लस R की एफिशिएंसी कितना आएगा, तो ये आएगा आपको 5। क्या आएगा, 5। तो यहाँ एक बात देखिए, अगर हम इस तरह इसको पूरा आम मान ले कि 630 आम था, P प्लस Q मिलकर 105 दिन में खाया, तो एक दिन में कौगो आम खाया होगा, 6 गो। Q प्लस R मिलकर 90 दिन में खाया, तो एक दिन में कौगो आम खाया होगा, 7 गो। P प्लस R 126 दिन में खाया, तो एक दिन में कितना आम खाया होगा, 5 गो। अब देखिए, अगर इस तीनों को आप जोड़िएगा, अगर हम इस इधर के सबको जोड़े और इस सबको जोड़े, तो इधर देखिए आएगा P प्लस Q, Q प्लस R और P प्लस R, यही ना आएगा, बराबर इधर कितना होगा, तो 6 प्लस 7 प्लस 5। ठीक, यहाँ देखिए 2 बार आया P, तो हम 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए क्यों, क्योंकि दोनों 2 बार आया। P भी देखिए यहाँ 2 बार आ गया है, Q भी 2 बार, R भी 2 बार, तो यहाँ आ गया, इसको जोड़ लीजिए तो 13 5 क्या हो गया, 18। ये इससे कट गया, तो बताइए P प्लस Q प्लस R का पता चल गया एफिशिएंसी कितना आ गया, 9। यानी P प्लस Q प्लस R मिल के एक दिन में कितना आम खा सकता है, 9 गो खा सकता है, 9 गो खा सकता है ना। यानी हमें एफिशिएंसी पता चल गई P प्लस Q प्लस R का। आपको यही करना है, कभी भी ऐसा सवाल है ना 2 करके देता है, आपको जोड़ के फिर 2 से डिवाइड कर देना है टोटल एफिशिएंसी में उधर। तो P प्लस Q प्लस R का एफिशिएंसी पता चल गया 9। पूछा है कि P प्लस Q प्लस R कितने दिन में करेगा, तो 630 में 9 से डिवाइड कर दीजिए टोटल। यही ना पूछा है कि कुल कितना, मतलब P प्लस Q प्लस R मिलकर कितना दिन में सब आम खा जाएगा, तो एक दिन में 9 गो खा रहा है, 630 आम में डिवाइड कर दीजिए, 9 7 63, आंसर कितना आ गया, 70। तो P प्लस Q प्लस R मिलकर कितना दिन में करेगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई क्या होता है, एफिशिएंसी। टोटल वर्क 630 है, एफिशिएंसी कितना है, 9 है, 9 7 63, आंसर आ गया 70 दिन में। क्या आंसर आ गया मेरे दोस्त, 70 दिन में। ठीक, आप क्वेश्चन को क्या कीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन आज आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आप पढ़िए, तब तक हम बोर्ड को क्या करें, मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा है कि यदि, देखिए इस सवाल से ना हम आपको बहुत कुछ टाइम एंड वर्क का एक टाइप क्लियर कर देंगे। ठीक, कि काम जब छोड़ के जाता है तब कैसे होता है। सवाल आपको दिख रहा होगा कि ए अकेले एक काम को 14 दिन में तथा बी अकेले उसी काम को 21 दिन में करता है। ए तथा बी एक साथ काम शुरू करता है, लेकिन ए काम शुरू होने के 4 दिन बाद चला जाता है, तो बी को शेष काम करने में कितना दिन लगेगा। ए और बी है, ए कितना दिन में कर रहा है, 14 दिन में। देखिए ए कर रहा है किसी काम को 14 दिन में, ए कर रहा है 14 दिन में, ठीक, और बी उसी काम को कर दे रहा है 21 दिन में, समझ रहा है। और ए प्लस बी दोनों काम शुरू करता है 4 दिन बाद, 4 दिन बाद ए चला जाता है। तो पूछा है कि शेष काम बी कितना दिन में करेगा, शेष काम बी कितना दिन में करेगा, यही ना सवाल है। देखिए ए कर रहा था कितना दिन में, 14 दिन में, बी कर रहा था 21 दिन में। दोनों काम शुरू किया है, साथ साथ करना। ये नहीं पूछा कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। अगर ये पूछता तो दोनों का एफिशिएंसी निकाल के जोड़ के डिवाइड कर देते तो आसानी से आंसर आ जाता। लेकिन ऐसा हुआ है ना कि काम शुरू किया है दोनों मिलकर। कभी कभी होता है ना, देखिए 2 आदमी काम शुरू करते हैं, कुछ कारणवश क्या हुआ है, ये जो चुट्टा है ये छोड़कर भाग गया है। मान लीजिए काम टफ होगा, ये छोड़कर भाग गया कि हमसे ना हो पाएगा। बी अकेला पूछा कि अब कि उस काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए पहले आप टोटल वर्क निकालिए। ऐसे सवाल में हम क्या बोले हैं कि आपको पहले टोटल वर्क निकालने की जरूरत होती है। तो समझिए टोटल वर्क कैसे निकलता है, आपको बताया था। टोटल वर्क क्या मानते हैं, तो एलसीएम को। तो 14 और 21 का एलसीएम निकालिएगा तो पता है क्या आएगा, 7 × 2 × 3, यानी आ गया 7 दूना 14, 42। टोटल वर्क 42 आ गया। इसका एफिशिएंसी, अब यहाँ क्षमता निकालना, क्षमता यानी एफिशिएंसी, एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो क्षमता कैसे निकलती है, टोटल वर्क में जितना दिन में ही कर सकता है उसे डिवाइड कर दीजिए। यानी 42 ग्राम है, आज 14 दिन में खा रहा है। अच्छा ऐसा समझिए, 42 को गड्ढा खोदना है, 42 को गड्ढा खोदना है, 14 दिन में खोद रहा है ए। तो एक दिन में कौ गड्ढा खोदेगा, 3 गो। यही ना इसकी एफिशिएंसी हो गई। और एक दिन में जितना आप काम करते हैं वही आपकी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। तो एक दिन में अगर ये 14 गड्ढा खोद रहा है, तो सॉरी 14 दिन में 42 गड्ढा खोद रहा है, तो एक दिन में कौ खोदेगा, 3 गो। आई बी
42 गड्ढा खोदने में 21 दिन का समय लगा रहा है, तो धीरे धीरे खोद रहा होगा, तो डिवाइड कीजिए तो एक दिन में कौ खोदेगा, 2 गो। एफिशिएंसी हमें पता चल गई। अब देखिए ऐसे सवाल को कैसे करते हैं। मान लीजिए यहाँ से काम था, यहाँ तक 42 गड्ढा है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक टोटल वर्क यही है, ये 42 है, समझ रहे हैं ना, टोटल वर्क यही है। अब ये दोनों मिलके A + B मिलके 4 दिन तक कह रहा है कि A और B काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद A चला जाता है, यानी कंफर्म है कि 4 दिन तो A और B दोनों साथ काम किए होंगे, यानी 4 दिन A और B दोनों गड्ढा खोदा होगा। लो तो बताइए, अभी दोनों मिलके खोदेगा तो एक दिन में 3 गो खोद सकता है, एक दिन में 5 गो। तो जब दोनों एक साथ काम करेगा तो एक दिन में कौ गड्ढा खोद सकता है, 5 खोद सकता है ना, 3 2 5, यानी A + B की एफिशिएंसी कितना हो गई है भाई, 5 हो गई है। एक दिन में 5 गो खोद सकता है, तो 4 दिन में कौ गो खोदेगा A + B, तो 5 चौका 20 गो गड्ढा खोद देगा, यानी कितना काम हो सकता है, 20 गो काम हो जाएगा, क्योंकि 4 दिन तो दोनों साथ मिलकर किया है। तो टोटल 42 गो काम था यहाँ से यहाँ तक। मान लीजिए 40 गो गड्ढा, मतलब यहाँ से यहाँ तक 20 गो गड्ढा खत्म है, 20 गो गड्ढा क्या हुआ, खोदा गया। अब बचा कितना गड्ढा, 22 गो ना, टोटल 42 गो था, तो 20 गो तो खोदिए दिया है दोनों मिलकर 4 दिन में, बचा 22 गो। अब इस 22 गो के समय ना ए भाग गया है चोट्टा, बहुत टफ है खोदना। मान लीजिए पहाड़ वहाड़ या मिट्टी बहुत टाइट हो तब खोदना, ए भाग गया है। अभी इस काम को बी कर रहा है, तो पूछा है कि शेष काम को बी कितना दिन में करेगा, तो शेष गड्ढा कौ गो बचा है, 42 गो। इस 42 गो में पूछा है कि बी कितना दिन में करेगा, तो बताइए बी एक दिन में कौ गड्ढा खोद सकता था, 2, यानी बी की एफिशिएंसी 2 थी। तो दिन कैसे निकलता है, टोटल काम में आप उसके एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए तो दिन निकल जाएगा। तो टोटल काम कितना शेष बचा है, 22, यानी 22 गो गड्ढा खोदना है, 22 गो गड्ढा खोदना है। एक दिन में 2 गो, बी एक दिन में 2 गो खोद सकता है, तो कितना दिन टाइम लगेगा, 11 दिन, यानी आंसर क्या आ गया, 11 दिन। बनाने के देखिए खाली सवाल बनाना रहता ना, मतलब डिस्कशन, तो कितना देर का क्वेश्चन, मुश्किल से 30-40 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन ये चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं कि हाँ कैसे बनाते हैं, इसलिए समय थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, ठीक। तो इसको 11 दिन लगेगा। अगर सवाल ऐसे पूछता है ना, कभी कभी चेंज करके ऐसे पूछता है कि काम समाप्त होने में कितना दिन लगा, तब 11 नहीं मारते, 4 दिन पहले भी हुआ है, 11 दिन इधर भी हुआ है, तब 4 11 15 दिन आंसर हो जाता है। लेकिन पूछा है कि शेष काम करने में कितना दिन का समय लगेगा, तो आंसर को हम क्या करेंगे, शेष काम का ही बताएंगे। तो शेष काम करने में 11 दिन का समय लगा, ठीक। ये आप लिख लीजिए, ठीक, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, तब तक हम क्या करते हैं, बोर्ड को मिटा देते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ते रहिए या पढ़ के लिखते रहिए कॉपी पे। देखिए क्वेश्चन चार्ट वाला क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, दिख रहा है। लिखा है नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 में उपयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत में दिखाया गया है। यानी जो परसेंट आप देख रहे हैं ना, मान लीजिए चीनी का परसेंट है कुल वजन के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, कुल वजन के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट चीनी है, यही दिखाया गया। यानी जो परसेंट आप देख रहे हैं ना, मिठाई का मतलब उस मिठाई में कितना चीनी यूज हुआ वही का परसेंटेज है। जैसे S1 मिठाई है ना, तो आपको दिख रहा होगा कि एक S1 में क्या है, 23% लिखा है ना, यानी S1 मिठाई में 23% चीनी यूज हुई है, S2 मिठाई में 32% चीनी यूज हुई है, ऐसे ही है। तो लिखा है कि S5 तथा S3 का कुल वजन 300 kg है। क्या लिखा है, S5 तथा S3 का कुल वजन दिया है, बताइए 300 kg, 300 kg। तो आपसे पूछा सवाल में ये है, तो दोनों में कितना चीनी उपयोग किया गया है, यानी चीनी का कुल वजन पूछा है, चीनी कितना केजी लगा है। तो एक बात बताइए ना, S1 में चीनी का परसेंट कितना दिया है भाई, S5 और S3। तो S5 में चीनी का परसेंट दिया है आपको 22%, S5 में कितना परसेंट चीनी यूज हुआ है, 22%, और S3 में चीनी कितना परसेंट यूज हुआ है, तो 16%। और ये दोनों का वजन पूछा है कि दोनों में कितना चीनी यूज हुआ है। तो एक बात बताइए, दोनों को जोड़ के कंबाइन आप दिए हैं, आपको जो वजन पता है ना 300 kg, अलग अलग नहीं पता है, एक ही में है। यानी S5 हो सकता है कम हो चाहे ज़्यादा हो, S3 कम हो चाहे ज़्यादा हो, तो दोनों का कंबाइंड वजन आपको पता है कितना, 300 kg। ठीक है, अब पूछा है कि कितना परसेंट चीनी लगा,
तो अगर आप चीनी निकालना चाहते तो अलग अलग दिया रहता, मान लीजिए आपको S5 का अलग वजन पता रहता तो उस वजन का आप 22% निकाल लेते, वो आ जाता है एक आंसर। इसका अलग वजन पता रहता तो इसका आप 16% निकाल लेते, तब आ गया। दोनों को जोड़ देते तो कुल चीनी निकल जाता। लेकिन हमें इंडिविजुअल मतलब अलग अलग दोनों का तो पता नहीं है, एक ही साथ ना पता है, अलग अलग तो पता नहीं है, अलग अलग नहीं पता है, ये परसेंट अलग अलग है, तो हम इस सवाल के आंसर बता ही नहीं सकते। ये तभी निकल सकता है जब इस दोनों का वजन क्या हो, अलग अलग पता हो। समझ रहे हैं ना? तो इसका ऑप्शन एक था ज्ञात नहीं कर सकते हैं, वही आंसर होगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, लड़का ऐसा तो कोई मारेगा नहीं, बना के ही जल्दी कोशिश करता है कि आंसर ही आ जाए। तो ये ऐसे बनेगा कि इसका ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस दोनों का अलग वजन अलग अलग पता होना चाहिए। एक में दिया है तो हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं निकल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि एक कुर्सी तथा एक टेबल का अंकित मूल्य का अनुपात 2:3 है। ठीक, कुर्सी और टेबल पर अंकित मूल्य का अनुपात 2:3 है। दुकानदार कुर्सी पर 20% की छूट देता है तथा कुर्सी तथा टेबल पर संयुक्त छूट 26% है, तो टेबल पर कितना छूट दिया होगा? ये क्वेश्चन देखिए, एक मेथड आपको सिखा रहे हैं, मेथड है सॉल्व करने का एलिगेशन। यानी एलिगेशन से हम सवाल को ना बहुत तेजी में कर सकते हैं। सीखिए आप एलिगेशन लगता कैसे है। आपको कुर्सी दिया है और क्या दिया? टेबल, कुर्सी और टेबल दिया। ठीक, कुर्सी पे कितना परसेंट का छूट है मेरे दोस्त? तो कुर्सी पे छूट है आपको 20% का, कुर्सी पे 20% का छूट देता है। और टेबल का छूट नहीं दिया है, देखिए क्या दिया है, अंकित मूल्य का अनुपात दिया है और लिखा है कि कुर्सी पे 20% का छूट देता है यदि कुर्सी तथा टेबल पर संयुक्त छूट 26% है। यानी दोनों को मिला के 26% दिया, एक अकेले दे दिया कुर्सी वाला, एक दोनों को मिला के दिया है। तो देखिए एलिगेशन लगता कब है? कुर्सी का दिया कितना? 20%। ये टेबल पर मान लीजिए कि X% छूट दिया होगा। कितना परसेंट छूट दिया होगा? X%। ओवरऑल छूट मिला है 26%, संयुक्त छूट कह रहा है ना, यानी दोनों को मिला के। देखिए इसका कुछ अलग मतलब मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, इसका अलग है। इस पर 20% का छूट दे रहा है, इस पर हमें नहीं पता है कितना परसेंट का दे रहा है, हमने मान लिया X% का दे रहा है। और ओवरऑल 26% की इसको क्या हो रही है छूट, मतलब ओवरऑल 26% का फायदा हो रहा है, दोनों को मिला के देखा जा रहा है। तो और इन दोनों का अंकित मूल्य का रेशियो दिया है 2:3। तो देखिए एक बात समझिए एलिगेशन लगता कब है? जब कोई चीज़ ना अलग अलग दिया हो और ओवरऑल दिया हो। यानी मान लीजिए इसका छूट अलग था, इसका छूट अलग था, ओवरऑल दिया है, तो आप यहाँ एलिगेशन लगाइएगा ना जो हम रूल बता रहे हैं, तो वो निकलेगा दोनों का छूट किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पे। आंसर निकल जाएगा अंकित मूल्य का रेशियो। तो यहाँ अंकित मूल्य का रेशियो ऑलरेडी दिया है, समझ रहे हैं ना? तो हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए कैसे एलिगेशन लगा के। एलिगेशन कैसा लगता है? तो जो बीच वाला आता है ना, मतलब ओवरऑल इस दोनों के बीच में होता है। तो आपको क्या करना है? किसी भी कम में से ज़्यादा को घटाना है, सॉरी ज़्यादा में से कम को घटाना है। इन दोनों में कौन ज़्यादा है? तो इसमें से ये है, तो 26 में से 20 गया, कितना आया? 6। तो यहाँ आना चाहिए 6। तो बताइए 6 की जगह क्या लिखा है? 3, यानी कितना से मल्टीप्लाई हुआ है? 6, 3 की जगह 6 लिखा है ना, यही कहिए कि 6 की जगह 3 लिखा है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करने पाएगा। तो इधर भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेशियो है। तो ये कितना आ गया? 4। यानी यहाँ जो वैल्यू आएगा ना 4 आएगा। अब बताइए यहाँ 4 कब आएगा? तो इसमें से ये घटा है ना, तो अब अभी बोले हैं हम आपको कि ये जो वैल्यू होता है ना इसके बीच में होता है। यानी अगर ये इससे छोटा है ना ये, तो ये वाला इससे बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? 4। तो 4 में 26 जोड़ेगा तो कितना परसेंट आंसर आ गया? 30% डायरेक्ट। तो ये एक मेथड है एलिगेशन, थोड़ा सा टफ मेथड है। ठीक, जब इसको अगर डिटेल बताने लगे ना तो बहुत समय लग जाए, कम से कम आधा घंटा से ज़्यादा समय लगे। एक क्लास चाहिए कम से कम 1-1.5 घंटा का एलिगेशन, 1.5-2 घंटा का एलिगेशन को समझाने के लिए। तो किसी एक सोचते हैं कि किसी एक क्या नाम है एलिगेशन कैसे लगाते हैं, एक जीडी में अगर क्वेश्चन पूछा है तो एक वीडियो इस पर अपलोड कर दे 7-8 सवाल करके कि और कैसे कैसे एलिगेशन लग सकता है। बहुत चीज़ में ये लगता है एलिगेशन एक मेथड है, बहुत सारे सवाल में लग सकता है, सवाल को आसान करता है। देखिए कितना तेज़ी में सवाल आंसर आ गया इसका 30%। नहीं तो एक्स मान के आप बनाइएगा ना तब भी आ जाएगा। जैसे क्या मान लीजिए, देखिए कैसे एक्स मान के बनेगा। हम दोनों के मार्क प्राइस को एगो के मार्क प्राइस मानते 2x, एगो के मानते 3x। इस पर निकालते 20% का छूट, इस पर मान लीजिए y% का दिया होगा, फिर ओवरऑल 26% का निकालते हैं। तो इस तरह सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा, लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है, पढ़िए आप क्वेश्चन को, तब तक हम मिटा दें। क्वेश्चन ये है, लिखा है कि एक कंपनी में अभियंता की संख्या हर वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कितने समय में अभियंता की मूल संख्या 1024 गुनी हो जाएगी? हम इसके पहले भी आपको सीआई का ऐसा सवाल करा चुके हैं। देखिए
2 साल में ना, 2 साल में जो संख्या हो रही है बढ़ के कितना हो जा रही है, 2 गुनी। 2 साल में 2 गुनी हो जा रही है, यही ना है, 2 साल में 2 गुनी। तो कह रहा है कितने साल में इतना हो जाएगा। तो देखिए मान लीजिए पहले संख्या x था, x से हो गया है 2x, कितना दिन में भाई, तो 2 साल में। 2 साल में हम आपको क्या बताए थे कि CI के केस में ना, अगर जो CI होता है ना यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, हर एक फिक्स टाइम पर अपने आप का, जैसे मान लीजिए 2 साल में दुगुना हुआ ना, तो फिर अगले 2 साल में दुगुना होगा, फिर अगले 2 साल में दुगुना होगा, फिर अगले 2 साल में दुगुना होगा। यानी फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल पे क्या होता है, अपने आप को रिपीट करता है। अच्छा अमाउंट भी वैसा करता है, यानी अगर पहले अमाउंट 100 रुपया है ना, 2 साल में दुगुना हो रहा है, तो अगले 2 साल में दुगुना होगा, अगले 2 साल में दुगुना होगा। तो ये पूछा है कितना साल बाद 1024 गुना हो जाएगा। तो बताइए 1000, आप यहाँ एक बात देखिए, मान लीजिए ये 1 है, 1 मान के बना रहे हैं, पहले क्या था, अमाउंट आपको A है तो दुगुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 2 होने में कितना साल लग गया, 2 साल। तो फिर इसका दुगुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, तो फिर लग गया 2 साल। फिर इसका और 2 गुना कीजिएगा तो 8 हो गया, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3, तो फिर देख रहे हैं 2 साल और लगेगा। तो यहाँ आप एक बात देखिए, पावर 2 हुआ है तो कितना साल, 4 साल, पावर 3 हुआ है तो कितना साल, 2 2 2 6 साल। यानी जितना पावर हो रहा है उतना में 2 से गुणा कर दिए, उतना ही साल लग रहा है। देखिए कैसे, इसका मान लीजिए और 8 दूना 16 कब होगा, 2 साल बाद, और 16 क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4। तो देखिए 2 के पावर 4 होने में कितना टाइम लगा है, 1 साल, 2 साल, 2 4 6 8, यानी जो पावर आ रहा है उसका डबल लग रहा है ना। तो उसको आप तोड़िए पावर में, 10 24 को तोड़िए, तो 10 24 को आप तोड़िएगा तो क्या आएगा, 2 के पावर 10 आएगा, क्या आएगा, 2 के पावर 10। तो एक बात बताइए, 2 के पावर 2 होने में कितना साल, 4 साल, 2 के पावर 3 होने में कितना साल, 6 साल, 2 के पावर 4 होने में कितना साल, 8 साल। तो 2 के यानी जितना पावर आ रहा है उसका डबल लग रहा है 100 में, तो पावर लाना है 10, तो 100 में 10 दूना 20 साल लगेगा। कितना साल में हो जाएगा, 20 साल। यानी 20 साल में वो जो मूलधन है ना, जो अमाउंट है, अपने 1024 गुना हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं क्या है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही डिस्कशन हमारा क्या होगा, चलता रहेगा। थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन हम कम कराते हैं भले, लेकिन इससे जो रिलेटेड कंसेप्ट है ना वो ज़रूर बताते हैं आपको, कैसे आप तेज़ी में सवाल को कर सकते हैं और कंसेप्ट क्या है, क्योंकि चीज़ें आप उससे कुछ सीखें। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके जाइएगा।